सो मेरे चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। पिछला आर्टिकल जब हमने डिस्कस किया था वो था हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में जानती हूँ मैं डिस्कस नहीं कर रही, वो मैं डिस्कस करूँगी आगे कुछ वीडियो में। पर पहले मैं आर्टिकल 17 और 18 के बारे में बात करते हैं। जो हमारे आर्टिकल 17 और 18 है वो हमारा आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड और हमारा 18 बात करता है एवोल्यूशंस ऑफ टाइटल्स। सो अब मैं मेरा लेक्चर शुरू करते हुए पढ़ते हैं आर्टिकल 17 और 18 के बारे में। सो आर्टिकल 17 जो है वो हमारा बात करता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 जो है वो हमें ये प्रोटेक्शन देता है या ये बात बोलता है कि हम किसी के साथ भी किसी की भी तरह की अनटचेबिलिटी नहीं करेंगे। इस आर्टिकल के अंदर हर तरीके की प्रैक्टिस जो की जाती है अनटचेबिलिटी को लेके उसे बंद करने की बात की गई है। हमारा आर्टिकल 17 मेनली बात करता है कि अनटचेबिलिटी को पूरे तरीके से ख़त्म किया जाए। अनटचेबिलिटी अगर ऐसा मिलता है कि कोई इंसान या कोई पर्सन किसी एरिया में या कहीं पे कुछ लोगों के साथ मतलब कोई ऐसा काम कर रहा है जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ है या वो उसकी कोई ऐसी अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रैक्टिस है, तो उस चीज़ को फिर हम अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में बात करते हैं। और इस एक्ट के अंदर ये पनिशेबल भी है लॉ के थ्रू। ये जो हमारा एक्ट है ये बात करता है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिलने से पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे अनटचेबिलिटी एक्सरसाइज की जाती थी, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे की जाती थी। उस टाइम पे भी बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स वगैरह चलाए थे अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, पर तब भी अनटचेबिलिटी थी। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था जिस टाइम पे हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो जैसे कि हम जानते हैं कि BR अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। BR अम्बेडकर जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्होंने इस चीज़ को दिमाग में रखा था कि क्यों ना हम अनटचेबिलिटी को एक फंडामेंटल राइट बना दें, हम उसे एक फंडामेंटल राइट बना देते हैं। और इस चीज़ को इन्होंने डाला आर्टिकल 17 के अंदर, जहाँ पे इन्होंने ये बात करी कि एक स्टेट के अंदर या एक कंट्री के अंदर किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। जब हमने मेरा ये सीरीज़ शुरू किया था तो मैंने बताया था कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है कि हम किस किस तरीके से इक्वालिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जो आर्टिकल 17 है उसमें अनटचेबिलिटी डाला ही इसलिए गया था क्योंकि एक अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ही हीनियस क्राइम माना जाता है। ये चीज़ बोली जाती है कि अगर हम किसी के साथ अनटचेबिलिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम उनके साथ इक्वालिटी नहीं कर रहे, इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करवा रहे, तो इस वजह से इस आर्टिकल को भी इसके अंदर डाला गया था। तो मेनली हमारा आर्टिकल 17 जो है वो बात करता है अनटचेबिलिटी से लेकर। फिर इसमें हमारा एक केस आता है आज़ाद प्रोजेक्ट वर्कर केस। मैंने जितने भी केसेस लिए हैं जो आपने देखे होंगे मेरे आर्टिकल्स में, ये सारे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के भुजबल पांडे में से ले रखे हैं। मेनली मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वहीं से ही पढ़ा है, तो मेरे जो मोस्ट ऑफ द मटेरियल होगा वो वहीं से होगा या नेट पे से होगा। तो जो हमारा पहला केस है वो है आज़ाद प्रोजेक्ट वर्कर्स केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो हमारा आर्टिकल 17 है वो एक हमारा फंडामेंटल राइट है। वो जो उसमें जो बात की गई है अनटचेबिलिटी की, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए बनाया गया। और यहाँ पे ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है स्टेट की कि वो एक ऐसे स्टेप्स वगैरह ले जिससे कि वो ये सब चीज़ें इंश्योर कर सके कि किसी भी फंडामेंटल राइट का किसी भी तरीके से वायलेशन नहीं किया जा रहा है। फिर इसमें हमारा अगला केस आता है स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस अप्पा बाला इंगले। ये हमारा 1993 का केस है। ये सबसे पहला केस है जो बोला जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट में आया था अनटचेबिलिटी मैटर को लेके। इस केस में हरिजन कम्युनिटी के लोग थे जिनको थ्रेटन किया गया था, डराया धमकाया गया था गन दिखा के कि आप लोग सोशली डिसेबल हैं तो आपकी कम्युनिटी के लोग हमसे दूर रहेंगे, मतलब इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। तो इन लोगों ने इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जिन भी लोगों ने इन कम्युनिटी के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश की, इन्हें डराने धमकाने की कोशिश की है, तो उन सबको लायबल माना गया था हमारे आर्टिकल 17 के उसमें। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे उन्हें सबको लायबल मानते पनिशमेंट दी गई थी।
फिर अब हमारा तो ये हमारा आर्टिकल 17 था। हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल 17 क्या होता है, हमने 2 केस लॉज भी कवर किए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। हमारा आर्टिकल 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स वर्ड से क्या समझ आता है? टाइटल्स वर्ड जब हमें कोई पुरस्कार वगैरह दिया जाता है, जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे ऑनरेबल अवार्ड्स हैं, जैसे पद्मश्री, ये सारे अवार्ड्स, तो ये एक तरीके के टाइटल्स हैं। तो आर्टिकल 18 में बात की गई है कि किन किन टाइटल्स को अबॉलिश किया गया। आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बोलता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं वो उन पर प्रोहिबिशन लगाते हैं कि वो किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी अवार्ड वगैरह नहीं ले सकते। और अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट से परमिशन लेनी होगी कि वो किसी फॉरेन बाहर की कंट्री से कोई अवार्ड वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि हम जानते हैं कि मिलिट्रीज़ वगैरह या एकेडमिक बेसिस वगैरह पे अवार्ड्स वगैरह मिलते रहते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन में लाई नहीं करते, क्योंकि हमारी कंट्री के अवार्ड्स हैं, हमारी कंट्री में दिए जाते हैं लोगों को। तो ये हमारे आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन के अंदर नहीं आते। यहाँ पे बात उन अवार्ड्स की गई है जो हमें बाहर की से मिलते हैं, मतलब फॉरेन स्टेट से मिलते हैं, उन पे प्रोहिबिशन लगाई गई है। सो इसका आर्टिकल 18 का फर्स्ट क्लॉज यही बात करता है कि यहाँ पे मिलिट्री और एकेडमिक अवार्ड्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। सेकंड क्लॉज यही बोलता है कि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो कोई भी ऐसा अवार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो फॉरेन स्टेट उन्हें दे रहा हो। थर्ड क्लॉज में ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो इंडिया का सिटीज़न नहीं है पर वो कोई भी ऐसा ऑफिस या कोई भी ऐसा प्रॉफिट ऑफ ऑफिस होल्ड करके रखता है हमारे कंट्री के अंदर पर करके, और उसे कोई बाहर की कंट्री से कोई अवार्ड मिलता है और वो यहाँ के प्रेसिडेंट से कंसेंट नहीं लेता है और वो उस अवार्ड को एक्सेप्ट कर लेता है जो अवार्ड उसे बाहर से मिला है, तो यहाँ पे उसे लायबल मानना चाहेगा। भले ही वो हमारी कंट्री का सिटीज़न नहीं था पर वो हमारी कंट्री के अंदर रह के काम कर रहा था, तो तब भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है अगर वो प्रेसिडेंट से कंसेंट नहीं ले रहा है। तो हमारा आर्टिकल 18 का सब क्लॉज 4 ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जो कोई भी ऐसा ऑफिस होल्ड कर रहा हो जो प्रॉफिटेबल हो या ट्रस्ट बेसिस पे हो, तो यहाँ पे स्टेट की परमिशन के बिना या प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना वो किसी भी तरीके की हेल्प या अवार्ड्स वगैरह फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता है। अगर वो हमारे यहाँ काम कर रहा है और उसे बाहर से कुछ भी ऐसा प्रॉफिटेबल ऑफर होता है या कोई भी काम ऑफर होता है जो ज़्यादा सैलरीज वगैरह देते हों, तो पहले उसे प्रेसिडेंट से कंसेंट लेनी होगी, उसके बाद ही वो काम कर सकता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 18। अब इसमें हमारा केस आता है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस। ये केस हमारा 1994 का केस है। तो इस केस के हम फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। इस केस के फैक्ट्स ये थे कि इस केस में जो पिटिशनर था जिसने ये केस फाइल किया था, बालाजी राघवन, उसने ये बोला था कि जो हमारे नेशनल अवार्ड्स वगैरह हैं उनको हमें आर्टिकल 18 के मीनिंग के अंदर डालना चाहिए। उसने बोला था कि ये अवार्ड्स जो हैं ऐसे लोगों को दे दिए जाते हैं जो इसको मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। और इसने जो इस केस में पिटिशनर था उसने इस चीज़ को भी सामने रखा कि इन अवार्ड्स को देने का पर्पस मेनली ये होता है कि हम सामने वाले को रिस्पेक्ट दिखाना चाह रहे हैं कि उसने हमारी कंट्री में रह के इतने सारे काम किए। पर इस पिटिशनर ने ये चीज़ सामने रखी कि एक तो इन अवार्ड्स को मिसयूज किया जा रहा है, दूसरा ये अवार्ड्स उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो इन अवार्ड्स के लिए डिजर्विंग भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया था कि जितने भी हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये हमारे वॉलेटिव नहीं है, इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है हमारे ये अवार्ड्स जो हैं हमारे आर्टिकल 18 के मीनिंग के अंदर लाई नहीं करते। आर्टिकल 18 में जो हम टाइटल्स की बात करते हैं उसमें हम इन अवार्ड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 18 के ना तो वॉलेशन में है और ना ही ये उन्हें वॉलेट करते हैं। तो इन अवार्ड्स जितने हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं इनको आर्टिकल 18 के मीनिंग से बाहर रखा था। फिर इसमें हमारा अगला केस आता है इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट वाला केस। इस केस को हम डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट के नाम से भी जानते हैं। इस केस में ये हेल्ड हुआ था। इस केस में मैं कुछ मैटर्स
सामने लाए गए थे। वो मैटर्स कुछ इस तरीके से जिसमें ये चीज़ बोली गई थी कि लोगों को टाइटल के बीच में जो डिफरेंस है या रिकॉग्निशन है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जितने भी मैटर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेशंस को लेके या हाई कोर्ट के डेजिग्नेशंस को लेके, जहाँ पे हम सीनियर जजेस को अपॉइंट करते हैं, उसके लिए उन्होंने एक परमानेंट कमेटी बनाई थी जिस कमेटी का नाम था कमेटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर्स एडवोकेट। मेनली इस केस में यही बात की गई थी कि जितने भी हमारे सीनियर एडवोकेट्स होते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, तो इन्हें किस बेसिस पे हम अपॉइंट करते हैं यहाँ पे। तो इनके लिए स्पेशल, इनके अपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल कम्युनिटी बनाई गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, कम्युनिटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स। सो अब हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 की। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और जो भी केसेस मैंने डिस्कस किए वो भी समझ आए होंगे। अगर कहीं पे मैंने कुछ गलत बोला हो या कुछ ऐसा हो जो समझ में नहीं आया तो आप मैसेज करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू। अगर वीडियो समझ में अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।